Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on Shanti Swarup Bhatnagar Awards. लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया है पीएम प्रैक्टिस प्रो। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये इसका प्राइस है 1249, लेकिन अभी ये अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 999 ओनली, एंड आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM20। ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको PDF जो PM बैंकिंग PDF कोर्स है, जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चंस है, ओके, एंड विच इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 799। इसके ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड PM बैंकिंग प्रो, जिसमें सारे इंश्योरेंस एंड बैंक एग्जाम्स के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सब मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 799। ये आपको दोनों की जो ये आपको सारे मॉक टेस्ट एंड जो PDF कोर्स है ये आपको मिलेगा एट अ प्राइस ऑफ 999 अगर आप लेते हैं PM प्रैक्टिस प्रो पैकेज। और इसमें हमने इन डेप्थ PDF कोर्सेज हैं, इसमें इन डेप्थ सॉल्यूशंस हैं, इजी मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सब इंक्लूडेड हैं। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए PDF कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी स्पीड जो है वो इम्प्रूव करनी है, आपको एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम आज का जो एडिटोरियल है वो शुरू करते हैं। ब्रॉडनिंग द फील्ड को और ज़्यादा ब्रॉडन करना, यानी उसका स्कोप बढ़ाना। और ये जैसा अभी मैंने कहा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के ऊपर है, तो आपको क्विकली एडिटोरियल रीड करना है। इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है, और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, 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 ओके। सो आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। हमें रेमेट का ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो ये अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एडिटोरियल डिस्कस करने के बाद। आफ्टर अ डिले ऑफ नियरली अ ईयर, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, हैज़ अनाउंस्ड विनर्स ऑफ द शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस। तो एक साल का डिले हो गया, लास्ट ईयर ये प्राइजेस अनाउंस नहीं किए गए थे। कौन अनाउंस करता है? CSIR अनाउंस करता है। तो फाइनली ये जो अवार्ड्स हैं इनके विनर्स के नाम अनाउंस कर दिए गए। विद अ लेगेसी ऑफ ओवर हाफ अ सेंचुरी, द अवार्ड्स they comprise a cash prize, citation and salary perks are awarded annually to scientists under 45 with outstanding work in the fields of biology, chemistry, engineering, mathematics, medicine, earth sciences and physical sciences. तो ये जो अवार्ड्स हैं इनकी लेगेसी इट इज़ मोर देन हाफ अ सेंचुरी लॉन्ग। अब लेगेसी क्या होता है? कोई एक इवेंट होती है, ठीक है, उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, उसे हम कहते हैं लेगेसी। तो ये अवार्ड्स जब शुरू हुए तब से लेकर अब तक ये चलते आ रहे हैं, तो मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारे कंट्री में, साइंटिफिक फील्ड में स्पेशली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। सो दे कंप्राइज क्या क्या है उसमें? एक कैश प्राइज होता है, साइटेशन होता है। साइटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक किसी पर्सन की, यहाँ पर साइंटिस्ट के जो अचीवमेंट्स हैं वो लिस्टेड होती हैं, साइंटिस्ट को प्रेज किया जाता है। तो इट्स अ साइटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड सैलरी पर्क्स आर अवॉर्डेड एनुअली। तो ये किन को अवार्ड दिया जाता है? साइंटिस्ट जो कि 45 ईयर ओल्ड हैं, उससे कम है, ठीक है, 45 से कम है जिनकी एज। और कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिसिन, अर्थ साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। तो ये फील्ड्स हैं। Some of India's most accomplished scientists have been awardees, and it is not a stretch to say that they are akin to an Indian Nobel.
तो बहुत सारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, जो इंडिया के सबसे ज़्यादा जो एकम्प्लिश, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं इंडिया के, उन्हें भी ये अवार्ड मिला है पहले, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट अ स्ट्रेच टू से, स्ट्रेच होता है स्ट्रेच होता है कि अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हो कोई जो मे बी ट्रू ना हो, ओके। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है इट्स नॉट अ स्ट्रेच कि अगर हम ये बात कहते हैं कि ये एक इंडियन नोबेल प्राइज़ की तरह है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेच टू से दैट दे आर अकिन टू, अकिन मीन्स सिमिलर टू, सो दे आर सिमिलर टू एन इंडियन नोबेल, हम इसे इंडियन नोबेल भी कह सकते हैं। एंड फेयरली कोवेटेड, फेयरली सिग्निफिकेंटली, ओके। एंड कोवेटेड डिजायर्ड, कोवेट करना मीन्स टू डिजायर समथिंग, स्ट्रांगली डिजायर समथिंग। तो साइंटिस्ट जो है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। एंड वो ये अवार्ड जो है इसको काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, एंड दे वांट टू विन दिस प्राइज। It was unusual then last year when the CSIR did not announce awards despite the winners having already been picked before September 26, the institute's foundation day and traditionally the date on which the year's winners are announced. तो अब क्योंकि इतने इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, तो ये अनयूजुअल था, ठीक है, कि लास्ट ईयर CSIR ने अनाउंस नहीं किए अवार्ड्स, ठीक है। और विनर्स जो है वो पिक हो चुके थे, विनर्स ऑलरेडी पिक हो चुके थे सितंबर 26 से पहले। सितंबर 26 CSIR का फाउंडेशन डे है और इसी दिन अनाउंस किए जाते हैं अवार्ड्स जो हैं ट्रेडिशनली, इसी दिन डेट ऑन विच दी विनर्स आर अनाउंस। तो सितंबर 26 से पहले विनर्स पिक हो चुके थे और फिर भी ये अवार्ड्स लास्ट ईयर अनाउंस नहीं किए गए थे, ठीक है। सितंबर 26 CSIR का फाउंडेशन डे, जिस दिन यूजुअली ये अवार्ड्स या जो अवार्डीज हैं उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं। द बैकग्राउंड टू दिस वाज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू प्रूव प्राइजेस टू साइंटिस्ट। और ये ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि साइंटिस्ट को जितने प्राइजेस मिलते हैं उसको प्रून करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। कि बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं, अलग अलग अवार्ड्स हैं, तो इतने सारे अवार्ड्स हैं कि एक पर्टिकुलर अवार्ड का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, तो इसलिए इतना नंबर ऑफ अवार्ड्स से घटाकर कुछ सिलेक्ट फ्यू अवार्ड्स होने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन था। प्रून मीन्स टू रिड्यूस, ठीक है, प्राइजेस। तो साइंस में प्राइजेस कम करने थे। देयर वर टू मेनी अवार्ड्स बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग अवार्ड्स दे रहे थे साइंटिस्ट को, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेस्टीज। और इसकी वजह से जो अवार्ड्स थे उनका इम्पोर्टेंस कम हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट को अलग अलग अवार्ड्स मिल रहे थे। प्रेस्टीज इज रिस्पेक्ट, ऑनर, ठीक है। तो उसके जो प्रेस्टीज थी, उसका जो सम्मान था, वो अवार्ड्स का कम हो रहा था। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कम्युनिके सजेस्टेड, और ये किसने कहा था? गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट था, ऑफिशियल स्टेटमेंट। कम्युनिके इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं, हमें नंबर ऑफ अवार्ड्स को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ अवार्ड्स की वजह से प्रेस्टीज कम हो रही है अवार्ड्स की। तो ये लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिसीजन था। देयरफॉर प्लान्स टू अनाउंस वन बिग अवार्ड अकिन टू अ नोबेल प्राइज। तो इतने सारे अवार्ड्स की जगह ये प्लान थे कि हम एक सिंगल अवार्ड, एक बड़ा अवार्ड रखेंगे जो कि नोबेल प्राइज़ की तरह होगा। बट नन हैज़ बीन अनाउंस सो फार। लेकिन इस तरह का अभी कोई, इस तरह के प्लान्स थे पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि नोबेल प्राइज़ की तरह कोई प्राइज़ जो है वो रखा जाएगा इंडिया में। वाइल द MHA इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अल्टीमेटली डिसाइडेड टू रिटेन द SSB प्राइजेस, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स। तो वो प्राइजेस जो है रिटेन कर लिए गए। लास्ट ईयर ये डिसाइड किया गया था कि कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ अवार्ड्स, ठीक है, लेकिन इस ईयर वो रिटेन कर लिए गए, यानी उन्हें हटाया नहीं गया। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स इस साल अनाउंस किए जा रहे हैं। The government's long silence on its future did foment concern among scientists. अब ऑल्दो ये अवार्ड्स डिसकंटिन्यू नहीं किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम तक नहीं बताया था कि क्या होगा, क्या ये अवार्ड्स जो है दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम से साइलेंस था अवार्ड्स को लेकर, साइंस से रिलेटेड। इसकी वजह से फोमेंट, यानी फोमेंट मीन्स टू गिव राइज टू, आमतौर पे नेगेटिव चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं फोमेंट ट्रबल, ठीक है, फोमेंट कोई वायलेंस,
ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके लिए हम फॉर्मेंट यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज़ इट फॉर पॉजिटिव थिंग्स। तो फॉर्मेंट कंसर्न की चिंता, साइंटिस्ट की जो चिंता है वो बढ़ गई थी। फॉर्मेंट तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गेव राइज टू और इंक्रीज्ड, ठीक है, तो इंक्रीज कंसर्न्स या कॉज्ड कंसर्न अमंग साइंटिस्ट, ठीक है, तो साइंटिस्ट काफ़ी चिंतित थे इस चीज़ को लेके कि हो सकता है ये अवार्ड्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए जाएं। Science awards, unlike those given for, say, athletics, are not meant to fate the outcome of a defined, demarcated contest such as a match or a race, but are recognition for industrious work done over time. फ़र्क क्या है, एक स्पोर्ट्स में जो अवार्ड दिए जाते हैं, प्राइजेस दिए जाते हैं, और साइंस में जो प्राइजेस दिए जाते हैं उनमें क्या फ़र्क है? तो जो जैसे एथलेटिक्स में जैसे कि स्प्रिंट होती है, ठीक, 100 मीटर रेस होती है, या फिर जेवलिन थ्रो होता है, तो एथलेटिक्स में जो प्राइजेस दिए जाते हैं उनका एक क्लियर जो है हम कह सकते हैं वो डिमार्केटेड होते हैं, डिफाइंड होते हैं कि जो सबसे कम टाइम में उस लाइन को क्रॉस कर लेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है, फिर सेकंड पे जो क्रॉस करेगा उसे सिल्वर, एंड इस तरह डिसाइडेड होता है। सिमिलरली हर स्पोर्ट के अंदर एक क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया होता है और वो डिमार्केटेड यानी कि क्लियरली मार्क्ड, क्लियरली सेपरेटेड होते हैं। तो उस लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, सच एज अ मैच और अ रेस, बट आर अ रिकग्निशन फॉर इंडस्ट्रियस वर्क डन ओवर टाइम। साइंस के अंदर आप कंपेयर नहीं कर सकते, डिफरेंट, इतने सारे डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, ठीक है, और सब साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च कर रहे हैं, सबके रिसर्च का इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है, सिग्निफिकेंस डिफरेंट हो सकता है, तो उन सबको कंपेयर करना इट्स डिफरेंट। तो इसीलिए वो इस तरह नहीं कि किसी ने सबसे पहले कोई रेस जीत ली, इस तरह नहीं होते वो अवार्ड्स, वो एक रिकग्निशन है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो रिकग्नाइज करती है, एक्नॉलेज करती है कि इस साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और फिर सिग्निफिकेंट उसमें अचीवमेंट्स भी पाई हैं, ठीक है। Industrious work, that is hard work done over time, that have led to significant advances in science और technology। और ऐसा नहीं कि कोई भी जो है आप रिसर्च कर रहे हो, ऐसे रिसर्च होने चाहिए जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट एडवांसेस, यानी कि जिसकी वजह से जो है काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो ऐसी रिसर्च आपने की है। दे आर मेंट टू इनकरेज द विनर्स टू परसिवर against the uncertainty inherent in the scientific enterprise, which on average is a financially less rewarding career than several other options a trained scientist could have embarked upon। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये encourage करने के लिए है scientists को to persevere। Persevere is to continue despite difficulties, despite problems। Problems आती है फिर भी आप अपने रास्ते पर चलते जाते हो, यू कॉन्टिन्यू डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, सो यू परसिवर। तो साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं, जब आप फ्रंटियर्स पे वर्क करते हो, फ्रंटियर्स यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे, जिसके आगे हमें पता ही नहीं कुछ, तो जब साइंस के फ्रंटियर्स पे वर्क करते हो तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, हमें चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक कोई पहले गया ही नहीं है। तो साइंस के अंदर, साइंटिफिक एंटरप्राइज में जो अनसर्टेनिटी है वो इनहेरेंट है। इनहेरेंट मतलब उसका नेचुरली उसका पार्ट है साइंस का, ठीक है। कोई भी आप साइंस के अंदर कोई भी इनिशिएटिव लेते हो, एंटरप्राइज इज एनी इनिशिएटिव, तो कोई भी इनिशिएटिव लेते हो उसका एक नेचुरली उसका पार्ट है कि वहाँ पर अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। और इसीलिए उन साइंटिस्ट को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने एफर्ट्स लगाते रहें, भले ही अनसर्टेनिटी है फिर भी वो अपने एफर्ट्स लगाते रहें, इसीलिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, विच ऑन एवरेज इज फाइनेंशियली लेस रिवॉर्डिंग। अब साइंटिस्ट का करियर जो है फाइनेंशियली लेस रिवॉर्डिंग होता है, यानी कि इतना ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में इतना ज़्यादा जो है अर्न नहीं करते हैं साइंटिस्ट एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर प्रोफेशंस, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि बाकी एक ट्रेंड साइंटिस्ट ने चूज़ किया है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो उसके लिए एनकरेज किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है उसके एफर्ट्स को, क्योंकि वो चाहता तो वो चूज़ कर सकता था किसी और फील्ड में जाना जहाँ पर ज़्यादा वो अर्न कर सकता था। ओके, कुड हैव एम्बार्क्ड अपॉन, वी एम्बार्क अपॉन अ जर्नी, ठीक है, वी कैन ऑल्सो एम्बार्क अपॉन अ डिफरेंट करियर, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बार्क अपॉन मतलब कुड हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट करियर, ओके।
सो दिस ईयर्स 12 विनर्स आर ऑल मेल। तो इस ईयर 12 विनर्स हैं, सब मेल हैं, विद 11 फ्रॉम सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। और 12 में से 11 जो साइंटिस्ट से विनर्स हैं वो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स यानी कि सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से हैं। विद इन दीज टू द विनर्स आर लार्जली फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और ज़्यादातर जो 11 विनर्स में से ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, IIT से हैं। वाइल द चोजन कैंडिडेट्स आर सर्टेनली डिजर्विंग। क्लियरली कहा जा रहा है कि श्योरली ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं डिजर्व करते हैं अवार्ड्स, क्योंकि इनकी जो रिसर्च है वो जो अभी क्राइटेरिया मेंशन था कि इनकी रिसर्च जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में सिग्निफिकेंट एडवांसेस लेकर आई है, ठीक है। there are surely many more women or researchers from state universities, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सब मेल्स हैं। तो डेफिनेटली कुछ वेमेन भी होंगे जिन्होंने अच्छी जो है रिसर्च की होगी, ठीक है, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स भी होंगे, क्योंकि 12 में से 11 सिर्फ सेंट्रली फंडेड जो है इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ से थे। तो उन्हें भी रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, वेमेन साइंटिस्ट को भी, और जो स्टेट इंस्टीट्यूट से हैं साइंटिस्ट उन्हें भी, ओके। एंड सो rather than reducing the number of awards, there is actually a stronger case for expanding the remit of these awards. तो यहाँ पर एक the author is making a case for एक्सपैंडिंग द नंबर ऑफ प्राइजेस की, जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि नंबर ऑफ प्राइजेस कम करने चाहिए क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट को दिया जा रहा है और फिर उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनफैक्ट उन्हें बढ़ाना चाहिए नंबर ऑफ प्राइजेस को, ताकि जो बाकी लोग हैं, चाहे वेमेन हैं, चाहे जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साइंटिस्ट को भी रिकग्नाइज किया जा सके, ठीक है। रेमिट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट मीनिंग होते हैं रेमिट के। आपने पढ़ा होगा कि रेमिशंस, ठीक है, रेमिट करना, मनी भेजना, पैसा भेजना। तो जैसे गल्फ कंट्रीज से इंडियंस पैसा वहाँ अर्न करते हैं और पैसा अपने घर भेजते, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेमिट करना। एक रेमिट होता है जब कोई सज़ा सुनाई जाती है किसी को, ठीक है, और मान लो 10 साल की सज़ा हुई, उसने फिर 5 साल या 7 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है, बाकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाती है। तो वहाँ पर भी रेमिट, ठीक है, रेमिशन ऑफ सेंटेंस की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी रेमिट यूज़ होता है, ठीक है, सेम स्पेलिंग है। रेमिट यहाँ पर दोनों ही नहीं है। रेमिट का मतलब यहाँ पर थर्ड मीनिंग है, दैट इज स्कोप। द रेमिट ऑफ दीज अवार्ड्स, कि इन अवार्ड्स के स्कोप को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि और साइंटिस्ट्स को भी जो है रिकग्नाइज किया जा सके, उनके एफर्ट्स को भी। तो रेमिट के जो ये तीनों मीनिंग से आपको क्या करना है, 3 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक है, और ये आपकी हेल्प करेगा जो कॉन्टेक्चुअल यूसेज पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड गिवन है और फिर 3 सेंटेंसेस गिवन है, डिफरेंट उसमें डिफरेंट वेज में यूज़ हो रहा है सेम वर्ड। तो जब आप जैसे अब हमें एडिटोरियल्स में जो भी ऐसे वर्ड मिलते हैं, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ओके, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो जो भी हमें वर्ड्स मिलते हैं एडिटोरियल्स में, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको भी थोड़ा सिंसियरली वो फॉलो करनी है एडवाइस, आपको ये वर्ड्स इनसे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में फॉर्म कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपने जो सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं। जितने ज़्यादा आप सिर्फ ऐसे पैसिव नहीं होना चाहिए कि आपने रीड कर लिया, जब जितना ज़्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे लर्निंग प्रोसेस में, आप खुद सेंटेंस फॉर्म करोगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा इन कंपैरिजन टू कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो वर्ड यानी उनके मीनिंग से आप याद कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद याद नहीं रहते। पर अगर आप खुद सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो तो आपको लॉन्गर पीरियड तक आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो इससे जो भी मैंने तीनों मीनिंग्स बताए हैं, तीनों से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। अपनी नोटबुक में लिखूँ या कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके स्कोप को बढ़ाने की बात हो रही है। गिवन द गवर्नमेंट्स टायरलेस एस्पाउसल ऑफ इट्स कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी एंड एक्सपैंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू दोज बियॉन्ड इनक्लेव्स ऑफ प्रिविलेज। गवर्नमेंट का जो टायरलेस एस्पाउसल है, एस्पाउसल सपोर्ट देना किसी चीज़ को, ठीक है, प्रमोट करना, सपोर्ट देना। तो यहाँ पर कि गवर्नमेंट टायरलेसली एक चीज़
की बात करती है टायरलेसली लगातार कि उनको सपोर्ट करना है, जो कि एक तो डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, कि अलग अलग फील्ड, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग आए, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से हम कह सकते हैं, अलग अलग रीजन से कह सकते हैं, तो लोग आए और उन्हें अवार्ड्स मिले, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप को ही अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो वो दूसरा, जो लोग प्रिविलेज नहीं है, हु आर नॉट फ्रॉम द एनक्लेव्स ऑफ प्रिविलेज, यानी जिनका बैकग्राउंड, प्रिविलेज क्या होता है, एडवांटेज, ठीक है। तो अगर किसी के पेरेंट्स जो है उनकी अच्छी अर्निंग थी, वो अच्छे स्कूल में गए हैं, ठीक है, और तो उनका प्रिविलेज बैकग्राउंड है, तो गवर्नमेंट का ये एफर्ट होता है कि उन लोगों को भी रिकग्नाइज किया जाए, उनके एफर्ट्स को भी, जिनका बैकग्राउंड इतना प्रिविलेज नहीं था। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका स्कोप बढ़ाना चाहिए, गिवन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन demonstrates that great victories and moments of triumph are built on consistent encouragement while plodding along the dark alleys of uncertainty and failure। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है कि जो चंद्रयान 3 की जो सक्सेस थी वो क्या शो करती है, वो ये शो करती है कि ग्रेट विक्ट्रीज एंड मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ, कि विक्ट्री, सक्सेस कब मिलती है, मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ इज ऑल्सो विन, ठीक है, सक्सेस, तो वो कब मिलती है, वो कैसे बनती है, दे आर बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट एनकरेजमेंट, लगातार जब आपको एनकरेज किया जाता है, जब आप प्लॉड कर रहे हो, वॉक कर रहे हो स्लोली along the dark alleys of uncertainty, जब आप अनश्योर हो लेकिन आपको एनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है, आसपास अंधेरा है लेकिन कोई आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए है, और फिर आप आगे बढ़ते जाते हो, फेलियर आता है फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हो और फिर आप सक्सेस अचीव करते हो, ठीक है। तो इन डार्क एलीज से जाके ही सक्सेस मिलती है। अच्छा, एली क्या होते हैं, बिल्डिंग्स के बीच में जो जगह होती है, या स्मॉल स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट कह सकते हो, ठीक है, वो तो एली, डार्क एलीज, तो ये मेटाफर है। डार्क एलीज मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी को, पहले भी हमने पैसेज में मेंशन था अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो साइंस के अंदर अनसर्टेनिटी इनहेरेंट है, इट्स नेचुरली, इट्स पार्ट ऑफ साइंस। तो जब अनसर्टेनिटी होती है, फेलियर होता है, तो उसमें आपको एनकरेजमेंट ही आपकी हेल्प करता है और आपको सक्सेस, फाइनली फिर आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो ये कोट अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं ऐसे लिखते हो तो वहाँ पर आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो कि चंद्रयान 3 मिशन कैसे शो करता है कि डिस्पाइट फेलियर्स, कि चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद भी सपोर्ट था साइंटिस्ट्स को और उन्होंने फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया, इम्प्रूवमेंट्स किए और फिर फाइनली वो सक्सेसफुल हुआ। तो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं लेकिन एनकरेजमेंट के साथ आप सक्सेस की तरफ जाते हो। तो प्लॉड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आप चल रहे हो, प्लॉड सिर्फ वॉक नहीं होता, प्लॉड इस आपको चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, भले ही आप शायद आप थके हुए हो, शायद कोई और प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी आप चल रहे हो, सो यू आर प्लॉडिंग, ठीक है। ट्रज भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रज, वो भी सिमिलर मीनिंग कन्वे करेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है, एंड आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमें रेमिट का मीनिंग बताना था, हमने अभी देखा था रेमिट इज यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में इस पैसेज में यूज़ हुआ है, ठीक है, अलग अलग मीनिंग होते हैं पर इस पैसेज में यूज़ हुआ है स्कोप, इंक्रीजिंग द रेमिट। तो स्कोप से सिमिलर मीनिंग कौन से वर्ड का है, इट इज़ एम्बिट, और ये हमने अभी पहले ही कवर किया था। एम्बिट इज रेंज या फिर स्कोप, ठीक है। तो जो ओके ऑपोजिट, ओके ठीक है, ऑपोजिट यहाँ पर लिखा है, ओके ऑपोजिट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए सिमिलर, ओके ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइपो था, इट शुड बी सिमिलर, तो सिमिलर मीनिंग है एम्बिट का, ठीक है, एम्बिट। स्टाउट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, किसी पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पल्पिट होता है जहाँ से एक स्पीच दी जाती है, एक प्लेटफॉर्म, एक रेस प्लेटफॉर्म, तो वो भी नहीं है। बलवॉक
हमने पढ़ा था, इट्स अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो आपको किसी खतरनाक या फिर किसी नेगेटिव चीज़ से बचाता है, ठीक है, अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये भी मीनिंग नहीं है स्कोप। ओके, फ्लेयर क्या होता है? स्किल, टैलेंट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो डी इसका आंसर होगा। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने आज के एडिटोरियल में देखे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मंथ के एंड में आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो आई होप you really enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.